तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी, है ना। और आज हम उसी को कंटिन्यू करें। लास्ट टाइम हमने ए पार्ट किया था। क्या किया था? ए पार्ट, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है ना। उस पर हमने न्यूमेरिकल कर लिया था और उसमें मिली इक्विवेलेंस का लॉ लगाया था। अब हमने सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, बी पॉइंट पे, जो रिएक्शन रिएक्टिविटी का बी पॉइंट है कि एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। इसमें भी जो यहाँ एम्फोटेरिक वर्ड है, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देगा ना, राइट। तो एम्फोटेरिक सॉल्ट जो है, यहाँ पे जैसे कुछ सॉल्ट्स लिखे हुए हैं, so except these two salts all others are amphoteric, है ना, ठीक है ना। सो ये बात आपको समझ में आई नहीं होगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। हाउ आर वी आर प्रोड्यूसिंग दिस? प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे देखो NaOH है बेस, या NaOH ले लेते चलो, और यहाँ ले लेते हैं H2SO4। तो अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई तो क्या होता है? यहाँ पे NaHSO4 बनेगा और H2। कंप्लीट हुई होती तो क्या होता? Na2SO4 बनता। यहाँ हाइड्रोजन रह गया ना। सो यही कह रहे हैं, बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या बन गया? ये एसिड सॉल्ट, है ना। इसीलिए देखो सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने, और इसमें है क्या? नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट दीज टू ऑल अदर्स आर एम्फोटेरिक सॉल्ट, सो दीज आर नॉट एम्फोटेरिक सॉल्ट्स। अरे सुन, तो अब ये देखो यहाँ पे आते हैं इस एग्जाम्पल में, ये क्या है? एम्फोटेरिक है कि नहीं? है ना, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम बेस के साथ कराओगे तो ये सॉल्ट क्या रिएक्ट करेगा? हाँ, क्योंकि एम्फोटेरिक सॉल्ट क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। इसीलिए मैंने एक बेस ले लिया, एक एसिड, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं? बताओ यहाँ पे क्या करेगा? जब ये रिएक्शन हुई तो क्या बना? सोडियम ऑक्सलेट बन गया। मतलब क्या हुआ? यहां से जो H है वो OH के साथ गायब हो गया ना, वाटर बन के निकल गया। अरे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, उसी तरह एसिडिक सॉल्ट प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये खुद एक एसिडिक सॉल्ट है, ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन में नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि ये खुद एक एसिडिक सॉल्ट है ना। एम्फोटेरिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट जनरली जो एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं उनकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे एन फैक्टर बताओ, यहाँ पे क्या होगा इसका? व्हाट इज द एन फैक्टर इन दिस रिएक्शन फॉर दिस या फॉर दिस? 2 कैसे? हाउ मेनी H आर बीइंग रिप्लेस्ड पर मॉलिक्यूल? 1, राइट। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्योंकि एक H स्पेस किया, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये क्वेश्चन आता, मान लो Na2HPO4 है, मान लो Na2HPO4 है, इसकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ करा दी और बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? बेस के साथ बताओ क्या होगा? Na2PO4। अरे कितना एन फैक्टर होगा? 1 होगा ना। समझ में आ रही बात? तो ये फंडा है, ठीक है। तो Na2HPO4 में बेस जो है वो H को खींच ले जाएगा और क्या निकाल दिया? वाटर। कितना? एन फैक्टर क्या हो गया? 1। क्लियर हो रहा है? एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? मान लो, बाकी तो मैंने बताया था वैसे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, नोट कर लो। तो मुझे ये बताओ, Na अगर मैं लिखता हूँ NaH2PO3 लिखता हूँ NaOH के साथ, क्या बनेगा बताओ? क्या एन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन में? 2 होगा। 2 होगा, 1 होगा? 2। और यहाँ पे Na2HPO3 है, मान लो NaOH के साथ, क्या होगा? 1। सोच के बोलो, 1। सोच के बोलो। H3PO3 NaOH के साथ जो है जब रिएक्ट हुआ तो क्या? H3PO3 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। H3PO3 का एन फैक्टर 2, नॉट 3।
स्ट्रक्चर देख के बताया था ना H3PO3 क्या होता है। एक मॉलिक्यूल शेयर करता है हाँ, ये H3PO3 है तो n फैक्टर कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन अटैच्ड ओनली टू 2 हाइड्रोजन अटैच्ड टू दिस, हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच्ड टू ऑक्सीजन 2, इसलिए n फैक्टर 2, n फैक्टर का 2 है तो इसने यहाँ से पहले स्टेप पे क्या लिया होगा, कितने H इसने कितने H रिप्लेस करवाए होंगे, 2 है ना, HPO3 समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर अगर इसकी रिएक्शन अब इसके साथ कराए तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, हाँ अब समझ रहे हो। और यहाँ पे नो रिएक्शन क्योंकि ऑलरेडी सारे H, भाई इसका स्ट्रक्चर देख लो, आपको अगर कंफ्यूजन हो Na ये तो समझ में आ गया, n फैक्टर यहाँ पे इसका 2 क्यों है, हाँ पक्का, ठीक है। इसका n फैक्टर हम 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H2PO3 को जब आप बनाओगे NaH2PO3 कैसे टूटेगा, Na प्लस एंड H2PO3 माइनस 1 है ना, आप समझ रहे हो, अरे हाँ है ना। हाँ सर तो ये H2 क्या हुआ है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि नहीं, H2PO3 है ना, हाँ ये देखो कितने H यहाँ पे अटैच्ड हैं O से, ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, H2PO3 माइनस 1 का, हाँ नहीं गलत हो गया, यहाँ पे ये H2PO3 हो गया ना, तो यहाँ पे कितने H O से अटैच्ड है, 1, तो n फैक्टर 1 इस सॉल्ट का, समझ में आ रही बात, स्ट्रक्चर देख के आप यहाँ पे Na2HPO3 मतलब HPO3 2 माइनस आयन होगा ना इसका, तो अरे यहाँ पे H2PO3 माइनस 1 आयन था ना ये, हाँ क्योंकि सोडियम प्लस 1 था, यहाँ सोडियम कितने 2 सोडियम प्लस है, तो यहाँ पे भी HPO3 2 माइनस आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे HPO O माइनस और O माइनस आया ना, हाँ तो क्या H कोई ऑक्सीजन से जुड़ा है, नहीं, तो अगर H जुड़ा ही नहीं ऑक्सीजन से तो क्या वो डिस्प्लेस हो पाएगा बेस द्वारा, बेस कैन नॉट रिमूव इट, तो सिंपल नो रिएक्शन, क्लियर हुआ। सो ओनली दोज एसिड्स रिएक्ट विद बेस जिनका H डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हो, समझ में आ गया, सीक्रेट ये है, ठीक है, बिकॉज वही H निकाल पाएंगे, बेस किस H को खींचता है, जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, जैसे बेस ने इस H को खींच पाया तो n फैक्टर 1, यहाँ बेस 2 H को खींच पाया तो n फैक्टर 2, बट यहाँ बेस ये जो लास्ट में इस वाले में से n फैक्टर 0, क्यों, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई, क्यों, क्योंकि H अटैच टू O नहीं है, क्लियर हो गया ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये नोट कर लो, ये सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने सारी बात बता दी, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए तब आप n फैक्टर आसानी से समझ सकते हो। नोट कर लो, ये पॉइंट सब वॉल्यूमेट्री में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल पॉइंट्स ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी वन बाय वन, फिर हम वॉल्यूमेट्री को आराम से समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वॉल्यूमेट्री इज वेरी इजी। हटा दे ये साइड, डन। नेक्स्ट पॉइंट है सी, इन जनरल ऑल सॉल्ट्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस, डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस, ठीक है, दे रिएक्ट विद क्या, एसिड्स, विद एसिड्स एक्सेप्ट क्या, अमोनियम सॉल्ट्स, एंड अमोनियम सॉल्ट मतलब NH4 प्लस सॉल्ट्स जितने भी है वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, पहले तो एक नोट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, NH4OH और H2CO3 ये दोनों जो है ये क्या है, बेस है और ये एसिड है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल, याद रखना। और NaOH जब भी बनेगा तो ये किस में टूटना चाहेगा, बोलो,
इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये किस में टूटेगा, NH3 और वाटर में, और ये किस में टूटना चाहेगा, H2O और CO2 में, ठीक है ना, ये याद रखना, या H2O और CO में। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट, Na2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा, बताओ। क्या ये बेसिक सॉल्ट है, एक ये जनरल कोई सॉल्ट है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl plus H2CO3 H2CO3 किस में टूट जाता है, H2O plus carbon तो ऐसे लिखेंगे हम, अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, H2CO3 जिसमें टूट जा रहा है उसको उसके लिए। और बताओ Na2CO3 एक और, ये फिर से वही सेम सॉल्ट ले लिया, इस बार हमने बेस के साथ रिएक्ट करा है, क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स डू नॉट रिएक्ट विद जनरल दिस। मान लो एक और सॉल्ट लेते हैं NH4 प्लस, नहीं ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, यार नोट कर लो यहाँ तक, ये भी मैंने बता दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है और कार्बोनिक एसिड भी अनस्टेबल, लेस स्टेबल होता है, ये दोनों डिकम्पोज करते हैं, मतलब टूट जाते हैं एक्चुअली। हाँ, ये रिएक्शन हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है, जैसे मानो यहाँ केओस लिखा है ना, क्या ये रिएक्शन एकदम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, हो सकती, देखो ऐसे जनरल कंडीशन में नहीं होगी, बट कब होगी रिएक्शन, अनलेस द प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल, है ना, प्रोडक्ट इज क्या स्पेसिफिक, तब होगी, मतलब बहुत ही यूजफुल, स्पेसिफिक मतलब यूजफुल बहुत है, तब होगा, तब हम बनाएंगे उसको, है ना, ठीक है, अनलेस प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड, ऐसे समझ लो, अनलेस प्रोडक्ट इज क्या बोलो, स्पेसिफाइड, मान लो उन्होंने स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट दे दिया, तब तो ठीक है रिएक्शन मान लेंगे, नहीं तो वैसे नहीं होगी। अभी क्वेश्चन करते हैं तो फिर देखते हैं आप, हाँ आप मुझे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जेई एडवांस के लेवल की बातें हो रही हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जेई एडवांस में अभी हम करेंगे उस टाइप के ही आते हैं, ठीक है, सो मेंस और एडवांस दोनों यहाँ पे आपका कवर हो रहा है हाई लेवल पे। हाँ हाँ जरूर जरूर, अच्छा ये कॉपी करना है, मिटा दें, तो इस पे आप क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर आपको और क्लियर होगा कि क्या ये जितने हम पॉइंट्स लिख रहे हैं रिएक्शन रिएक्टिविटी पे, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन जब तक नहीं कराएंगे तब तक फील नहीं आएगी, क्योंकि ये जेई में क्या करते हैं, वो अज्यूम करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स पता है और फिर क्वेश्चन बनाते हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दे अज्यूम यू ऑलरेडी नो व्हाटएवर आई एम राइटिंग अबाउट रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी, कि सॉल्ट्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, सॉल्ट्स एसिड के साथ करते हैं एक्सेप्ट अमोनियम सॉल्ट, ये सब आपको खुद क्वेश्चन के थ्रू ही वो क्वेश्चन दे देंगे, वो अज्यूम करेंगे आपको पता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, अल्फा ग्राम्स या अल्फा ग्राम मिक्सचर, वेरी नाइस क्वेश्चन, ऑफ Na2CO3 and NH4Cl is completely reacted with 25 ml बीटा मोलर मतलब मोलैरिटी KOH सॉल्यूशन, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनल मिक्सचर का क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब क्या पूछा है बेसिकली, निकालने को क्या बोला है, व्हाट दे वांट अस, देखो एक बार रीड कर लो, मोलर मास, नहीं मास अगर निकल जाए तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज क्या होता है, व्हाटएवर मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो वो परसेंटेज मास होता है बाय मास, अगर मास के टर्म में, तो वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब
इनिशियल के रिस्पेक्ट में, मतलब अल्फा ग्राम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया या कितना मास हुआ है ना। मतलब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालना है ना, और परसेंटेज ऑफ NH4Cl ये तो निकालना है। फाइनली ये निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे देखते हैं, क्या बोला है बताओ। तो अब इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है, मतलब एक कंटेनर में दोनों रिएक्ट हो रहे होंगे कि नहीं, ये बताओ। किस कौन कौन Na2CO3 और NH4Cl रखा हुआ है, ओके ये दोनों रखे हुए हैं, और ये किसके साथ डाले हुए हैं, KOH के साथ भी। अब यहाँ पे देखो जेई ने ये सवाल मान लो दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट KOH के साथ रिएक्ट नहीं होता। अभी बताया, ये आपको बताएंगे थोड़ी ना कि इट इज नॉट रिएक्ट देन फाइंड आउट, नहीं आपको सॉल्ट दे देंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, गॉट इट। और NH4Cl क्या है, क्या ये सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट है, और अमोनियम सॉल्ट तो रिएक्ट कर सकता है KOH के साथ। यानी कि जब ये रिएक्शन, जब एक मिक्सचर लिया तो इसमें रिएक्शन किसके किसके हुई, इसके इन दोनों के बीच तो नहीं हुई, किनके बीच हुई, या तो इन दोनों के बीच हुई है ना। देखते हैं क्या इन दोनों के बीच हो सकती है, नहीं ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, तो दो नमक को मिलाओगे कुछ होगा, हाँ तो क्या होगा, तो देखते हैं। मान लो मैं पहले लिख देता हूँ Na2CO3 लिखा है और NH4Cl है ना, और ये क्या दिया हुआ था KOH के साथ ना, तो इसका कितना ग्राम दिया मिक्सचर का, टोटल मिक्सचर का ग्राम बताओ है ना। तो लेट, ध्यान दो मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, लेट इसका x ग्राम, किसका, तो इसका कितना बचेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, किसके मिक्सचर, मिक्सचर तो इन दोनों का बना था ना, मिक्सचर तो सिर्फ इन दोनों का था ना। तो अगर मिक्सचर के अंदर ये टोटल मिक्सचर का मास अल्फा है, इसका x मान लिया हमने, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हमें परसेंटेज, ध्यान देना, that means what we have to ultimately find is percentage of NH4Cl क्या हो जाएगा, x upon total into 100%, ये तो फाइंड करना है, और x आ गया तो आंसर आ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ Na2CO3 फाइंड करना है, कैसे, अल्फा माइनस x अपॉन अल्फा इनटू 100%, यही तो फाइंड करना है ना हमें। अल्टीमेटली आवर एम इज टू जस्ट प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ दिस, राइट, आया ना। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, ये तो बहुत आसान है। बताओ क्या इन दोनों की रिएक्शन हुई थी, क्या इन दोनों की Na2CO3 KOH के साथ रिएक्ट कर रहा था, नहीं, कौन रिएक्शन करेगा, NH4Cl, यानी कि जब बोल रहे हैं दिस इज रिएक्टेड विद KOH, यानी कि उसमें से सिर्फ यही रिएक्ट कर रहा था। हम लिखेंगे यहाँ कौन सी रिएक्शन, NH4Cl प्लस KOH है ना, गिव्स क्या बताओ, NH4OH बनेगा। अब सुनो, NH4OH बना तो क्या NH4OH लिखेंगे हम, नहीं, क्या लिखेंगे, अमोनिया प्लस वाटर, NH4OH की जगह क्या लिखते थे, अमोनिया प्लस वाटर, और साथ में KCl, यहाँ तक कोई डाउट, देख लो एक बार, नहीं, n फैक्टर यहाँ बता दो कितना होगा 1, इसका भी क्या होगा 1, ये तो पता ही है क्योंकि इतने एक ही मोल तो उधर बन रहा है। तो बताओ हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेटा पता है, इसका डेटा पता है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या NH4Cl है ना, शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ KOH, बताया था लास्ट टाइम है ना, रिएक्टेड। बताओ इसके मिली इक्विवेलेंस का फार्मूला क्या होगा, मास इसका अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर इनटू 1000, हां इसका मास कितना है हमने माना x, आया ना, x अपॉन मोलर मास ऑफ NH4Cl कितना होता है, देख लेना वो कितना होता है, m नॉट ऑफ NH4Cl जो भी आएगा इनटू n फैक्टर कितना है 1 इनटू 1000, आया ना, ये हो गया मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH4Cl, और इधर मिली इक्विवेलेंस ऑफ KOH कितना हो जाएगा, बताओ KOH कितना दिया हुआ है, 25 ml, और मोलैरिटी भी दे रखी, वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी मतलब मिली मोल्स इनटू वो कर सकते, मतलब नॉर्मैलिटी निकाल सकते हैं ना इससे। अरे फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू n फैक्टर है ना, मिली इक्विवेलेंस का भी तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी कितनी है बीटा इनटू वॉल्यूम कितना है 25, आया ना, इनटू n फैक्टर 1 ही है, तो इससे x आ जाएगा कि नहीं ये बताओ, है कि नहीं, x आ जाएगा, और एक बार x आ गया यहाँ एक्सपोर्ट कर देना, यहाँ वो एक्सपोर्ट करके अल्फा माइनस x अपॉन जो भी दिया होता है, यहाँ तो हमने जनरल निकाला है,
आप समझ रहे हो सकता है अल्फा की कुछ वैल्यू 2 ग्राम दिया होता और बीटा दिया होता 3, तो एक्स आता तो कुछ प्रॉपर वैल्यू आती ना उसकी, फिर वो वैल्यूज यहाँ डाल के आप निकाल लेते हैं आंसर। ये तो हमने जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल दिया ना कि x यहां से निकाल लो और इस x जो भी है उसको यहां पुट करो और यहां पुट करो, इसका परसेंटेज आ जाएगा। इजी, पक्का क्लियर हो गया। तो ये किस तरह से यूज हो रहा है रिएक्शन रिएक्टिविटी में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देख सकते हो। इसमें बहुत सी चीजें हमें बदली नहीं होंगी, आपको खुद पता होनी चाहिए। एंड दिस इज वेयर एडवांस इसलिए टफ माना जाता है क्योंकि ये तो पता ही नहीं, रूल्स लोगों को पता नहीं और वो कैसे इक्विवेलेंस का सवाल करेंगे। So first you should know the rules which are applied in the questions of Milli equivalents. So I am giving you the rules और rules पे हम questions भी करते हैं। क्या रूल था यहाँ पे कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा पर ये करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बट ये करेगा, और जब ये करेगा तो क्या बनेगा, NH4OH नहीं बनेगा, NH3 plus H2O बनेगा, ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रिएक्शन रिएक्टिविटी से पता चलेगी। तो ये नोट कर लो, x निकाल लेना, x तो आप निकाल ही लोगे रीअरेंज करके और फिर उसको यहाँ पुट कर दें। तो मतलब जनरल, मैंने जनरल फॉर्म बताया, ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज दी होंगी तो यू कैन पुट द वैल्यूज हाँ सबकी, मतलब अरे एक मान लो तुमने यहाँ x माना, अब उन्होंने पहले दे दिया होता 2 ग्राम में, या अल्फा बोल दिया होता 10 ग्राम में, अल्फा की जगह लिखा होता 10 ग्राम मिक्सचर, तो यहाँ 10 लिखते और फिर यहाँ x लिखते तो यहाँ 10 माइनस x आता, और x कैसे निकाल लेते, यहाँ से निकालेंगे तो बीटा की जगह हो सकता था मान लो 20 दिया होता, तो एक प्रॉपर वैल्यू आ जाती है ना x की, अच्छी सी मैथमेटिकल वैल्यू, और फिर उसको पुट कर देते हैं, अल्फा पता ही था 10, तो जो भी वैल्यू आती है अपॉन 10 into 100 आ जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सो मैथमेटिकल वैल्यूज दी होंगी तो ऑब्वियसली ये सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ हम लोग एक जनरल फॉर्म बता रहे हैं, बस समझाने के लिए मैंने दिया था, नोट कर लो प्लीज नोट, वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द एडवांस वन। IIT JEE एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। बैठा दें, should I raise? प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग, नहीं तो आप एकदम कुछ नहीं बताओ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो जेई तो भूल ही जाओ, सब कुछ दिमाग से उड़ जाएगा धीरे धीरे करके, इट विल इवैपोरेट। दीज मटेरियल्स आर वोलेटाइल, दे नीड रिवीजन, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, अब नेक्स्ट क्या बोलना है, डी बी सी हो गया ना, लिख लो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Salt of strong acid and salt base neither react with acid nor with base, they undergo precipitation reactions, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अंडरगो करेंगे। जैसे कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस ही हो गया, KOH हो गया, NiOH हो गया, सब क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, H2SO4 HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HNO3। इनके सॉल्ट्स क्या होंगे बताओ, इनको मिलाएंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग Na2SO4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हाँ, KCl हो सकता है, राइट, हाँ या ना बोलो। KBr भी हो सकता है, HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सब सॉल्ट्स, ये जो है ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस तो ये था, ये क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनसे मिलके जब रिएक्शन कराओगे आपस में तो सॉल्ट बनेंगे। ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने ना। तो क्योंकि इससे कैटायन पार्ट उसने उठाया बेस का और एनायन पार्ट उठा लिया एसिड का, तो एक सॉल्ट बन गया। तो उसे बोल दिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। सो इस तरह से और भी सॉल्ट्स होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनकी रिएक्शन NaCl की अगर मैं एसिड के साथ कराऊं क्या रिएक्शन होगी, बताओ, नहीं होगी ना। अरे क्योंकि ये सॉल्ट किसका बना है, NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, Na और यहां से Cl ले लिया, तो यहाँ पे NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो इसकी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं, नो रिएक्शन। NaCl बेस के साथ नो रिएक्शन, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये सॉल्ट ऑफ दिस डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, है ना। याद रहना पड़ेगा ये हमेशा, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करके मेमोरी में डाले रखना है, ठीक है, ये सारी बात। और बताओ, तो इस तरह से आ गया, ये नोट कर लो ये पॉइंट, तो ये भी याद रखना है आपको।
देखो NaCl KCl KOH के साथ अंडर रेयर कंडीशन रिएक्ट, वैसे तो नहीं करेगा, ओनली अंडर रेयर कंडीशंस इट मे रिएक्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही रेयरली होती है रिएक्शन। क्या बन जाता है KCl एंड NaOH, बट ये होता नहीं है जनरली, बहुत अंडर रेयर कंडीशन, ठीक है, हमेशा नहीं, बहुत कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये काम करेगा। लेकिन हम क्या मान लेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं रिएक्ट करता, अनलेस गिवन हो कि नहीं रिएक्ट करवा दिया गया है, बोला नहीं प्रोडक्ट बन रहा है, तब मान लेना ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो बनेगा ना डिस्प्लेस होके NaOH के साथ, बट जब दिया हो तभी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, ये हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, बैठा दे। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, दे अंडरगो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, पीपीटी तो पता ही क्या होती है, तो प्रेसिपिटेशन तो पता ही क्या होता है आपको। इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या बनाएंगे, पीपीटी, जो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं करेगा वो प्रेसिपिटेट होने चाहेगा, है कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्या है, ई पॉइंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सी है। तो अब हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या पॉइंट्स हैं। ऑल सोडियम कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम आगे चैप्टर उसमें भी यूज होता है। ऑल सोडियम कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो जितने भी सोडियम के सॉल्ट्स हैं वो सब पानी में डिसॉल्व कर जाएंगे, मतलब वो प्रेसिपिटेट करेंगे क्या कभी नहीं। ऑल नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स हैं NO3 माइनस आयन वाले सॉल्ट्स, दे आर आल्सो वाटर सॉल्युबल, यानी कि Na प्लस के जितने हो गए और नाइट्रेट आयन के जितने सॉल्ट्स हैं सब वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसमें कुछ कलर्स बता रहा हूँ, प्रेसिपिटेट कौन कौन से होते हैं, जैसे Ag है, AgCl है, इसका क्या कलर होता है, व्हाइट पीपीटी, पता है ना। AgBr येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट, और AgI डार्क येलो प्रेसिपिटेट, ये सब बस कलर्स आपको पता होने चाहिए। फिर सोडियम ऑक्सलेट, सॉरी क्रोमेट क्या हो जाएगा, सॉरी सिल्वर क्रोमेट क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी, ये कलर याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी हो सकता है बट ये। तो इस पे क्या क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका फंडा क्या है। मान लो हमारी सिल्वर नाइट्रेट है, हमने सॉल्ट लिया, ये देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मानते हो, आया ना, अरे आया ना। ये सॉल्युबल, ये बता सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, क्योंकि ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर, ये सोडियम सॉल्ट सॉल्युबल होगा, और Ag सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होगा कि नहीं, हाँ ये भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रेट आयन है, तो दोनों सॉल्युबल थे, जब दोनों को मिलाया क्या बन गया, AgBr का क्या बन गया, येलो पीपीटी, पीपीटी का सिंबल ऐसे होता है ना, तो ये AgBr का येलो पीपीटी बन गया, है ना, पक्का। और NaNO3 बना, ये सॉल्युबल होगा कि नहीं, ये तो पीपीटी हो गया, ये तो इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, हाँ क्योंकि सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, ऊपर से नाइट्रेट भी है, कूद कूद के सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। ठीक है, नोट कर लो। ये लिख लिया ना, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं, मान लो जैसे ये आ गया BaCl2 प्लस Na2SO4, ये भी क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सॉल्युबल भी है, क्यों, क्योंकि सोडियम का सॉल्ट है। ये बेरियम क्लोराइड है, और इसकी रिएक्शन हमने क्या करा है, किसके साथ बताओ, इसका तो क्या बनेगा, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनेगा कि नहीं, अरे अभी बताया BaSO4 क्या है, व्हाइट पीपीटी, और यहाँ पे NaCl, NaCl तो सॉल्युबल होगा ना, ये क्या है, कर्डी व्हाइट पीपीटी है, तो ये हमें याद रखना है। डज नॉट डिसॉल्व इन एनी एसिड, नॉट इवन एक्वा रिजिया, कौन बोलो, बेरियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट इतना जिद्दी है कि ये डिसॉल्व नहीं होता, पानी में तो छोड़ो, पानी में तो नहीं होगा, डज नॉट डिसॉल्व, एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होता ये इन एनी क्या एसिड, इनफैक्ट एसिड छोड़ो, जो एक्वा रीजिया होता है, एक्वा रीजिया पता है क्या होता है? क्या HCl और H2 तो होगा मिक्सचर 1:2 HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है ना 3:1, वहां पे तो क्या होगा, डज नॉट डिसॉल्व इन एनी एसिड, नॉट इवन इन एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया तक में डिसॉल्व नहीं करता, जो कि नोबल मेटल्स को भी कर लेता है डिसॉल्व, है ना, उस तक को ये सॉल्ट, इस तक को ये डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, कौन, एक्वा रीजिया डिसॉल्व नहीं कर पा रहा किसको, बेरियम सल्फेट को, जबकि एक्वा रीजिया काफी स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है, तब भी नहीं, तो काफी भयानक प्रेसिपिटेट है व्हाइट कार्डियोएक्टिविटी बेरियम सल्फेट का, इसी को हम बोलते हैं बेरियम को सल्फेट टेस्ट भी बोलते हैं, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे, जितने हीटिंग इफेक्ट्स हैं वो आने चाहिए, ये हमारा ई हो गया ना प्रेसिपिटेशन, अब बस आपका एक लास्ट बचा है हीटिंग इफेक्ट्स, उसके बाद हम हमारा ये वॉल्यूमेट्री का क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये वॉल्यूमेट्री हो जाएगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह देखेंगे और उसके बाद चैप्टर करेंगे, फिर क्वेश्चंस उस पे ढेर सारे 100 क्वेश्चंस, वही 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो सर अगले क्लास मॉडल का डिस्कशन है या पहले चैप्टर खत्म होगा? दोनों हो जाएगा, चिंता मत करो, आधा आप घंटा भी ले रहे हो, डिस्कशन, टेस्ट भी ले रहे हो और 3 हफ्ते हो गए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, तो चैप्टर खत्म ही करेंगे सर। एकदम सही कह रहा है, बहुत अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काव्या नहीं शाहरुख, वो आपके लिए ना, मेरे लिए क्या मतलब, तुम मेरे कोई रिश्तेदार हो ना, मेरे लिए ये अभी से रिश्ता जोड़ रहा है, इसे टेस्ट में नंबर आ जाए नहीं। तो हेडिंग डाल लो ऑल हीटिंग इफेक्ट, एफ हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी, है ना, मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करो, है ना, किसी भी क्या मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा, है ना, और क्या बनेगा, CO2 और वाटर, ये तो पढ़ा है, 10th की रिएक्शन है, हाँ पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल, तो ये हो गया, जैसे आपको एग्जाम में आ गया NaHCO3, बताओ क्या बनेगा हीट करने पे, तो ये पता होना चाहिए, थर्मल डिकम्पोजिशन पता होने चाहिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हीट करने पे क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी याद रखना -1, तो सोडियम +1 है, HCO3 -1, बताओ कैसे टूटेगा जल्दी, NaCO3 Na2CO3, यही तो तुम्हें वैलेंसी आनी चाहिए, प्लस CO2 प्लस वाटर, बैलेंस कर लोगे, बैलेंसिंग भी सिखाओ, कारण सिखाई थी मैंने, ठीक है, बताओ यहाँ पे CaO प्लस CO2 प्लस वाटर है ना, यस, नोट करो, दूसरा हीटिंग इफेक्ट, ये तो इसके अंदर पहला था, F के अंदर पहला, दूसरा मेटल कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, ये जो मेटल कार्बोनेट बना है यहाँ पे, है ना, जनरली, ये मैं जनरल लिखवा रहा हूँ, इसको हीट करने पे जनरली क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है ना, ये याद रखना, जैसे एग्जांपल Li2CO3 है, इसको हीट करेंगे क्या बनेगा बताओ, लिथियम ऑक्साइड क्या होता है, Li2 प्लस CO2, ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, बट कार्बोनेट्स ऑफ 1A ग्रुप, एल्कली मेटल्स जिसे हम बोलते हैं, 1A ग्रुप मतलब एल्कली मेटल्स जहां पे लाई करते हैं, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट Li, क्या लिखा है मैंने, बट कार्बोनेट्स ऑफ 1A ग्रुप एल्कली मेटल डिकम्पोज, सॉरी नेवर डिकम्पोज ना, डिकम्पोज कहाँ से,
ये तो डिकम्पोज कर ही रहा है ना, नेवर क्या डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम बस एक लौता है ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 ये मालूम है कौन सा होता है ना, LiNaKRbCS। ये सब के कार्बोनेट्स डिकम्पोज करते कौन सा नहीं करता है बताओ? मतलब इसका नहीं, इसका करता है, अभी इसका करता है बट इनके कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम में आपको पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट को हीट कर दिया गया, क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी? अरे बोलो, नो रिएक्शन। K2CO3 को हीट किया, कुछ रिएक्शन नहीं, क्योंकि इनके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करते। सिर्फ लिथियम को अगर हीट कर दिया, लिथियम कार्बोनेट को, तभी डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाँ वो कर सकता है। मैग्नीशियम के ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे जाएगा, MgONCO2, है ना, ये टूट सकता है क्योंकि ये ग्रुप 1 का है थोड़ी ना, ये तो ग्रुप 2 का है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, अरे लिथियम का भाई है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है लिथियम के और डायगोनली है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जैसा लिथियम बिहेव कर रहा है वैसे ही मैग्नीशियम भी बिहेव करेगा। समझ में आ रही बात? ये हो जाता है, इसलिए लिथियम जैसा टूट रहा है वैसे ये भी टूटता है हीट करने पे, बाकी ये सब टूट नहीं रहे। तो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। So now we have completed all the rules of reactions and reactivity. That means now we are eligible to enter the world of volumetric questions. ठीक है? Right? We have already been entering also, but now more in depth. और डरावने तो नहीं है, easy है। डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ डरने की बात नहीं, मतलब डरावने हैं पर डरना नहीं है, तो नोट कर लो, बहुत आसान है, सब हो जाता है। एक्चुअली सब रटा हो ना जिसको, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। सब तो थोड़ा रटो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। लॉजिक के साथ थोड़ा थोड़ा रटो। इसीलिए तो 10th से 11th का जंप देख रहे हो कितना भयानक है, और आधे लोग यहीं पे फेल कर जाते हैं। यहीं पे 10th से 11th का जंप हैंडल नहीं कर पाते लोग। बोलते हैं ना एकदम से सदमा लगता है, जैसे लाइफ में कोई चला जाता है एकदम से, तो क्या होता है, शॉक लगता है। वैसे 10 से 11 आते हो आपकी लाइफ से एकदम से पीस चला जाता है। आप एकदम से शॉक में आते हो। आप देखते हो 10th में हमने इतना एक चैप्टर, 4 चैप्टर एक दिन में हो रहे थे, यहाँ एक चैप्टर 4 महीने चल रहा है। समझ रहा हो? तो ये चीजें हो रही होती, उल्टा हो जाता है सब। और कॉन्सेप्ट्स भी देख रहे हो कितना दिमाग लगता है हर एक क्वेश्चन में। मेंटली आपको सोचना पड़ रहा, ध्यान देना पड़ा, अच्छा ये कौन सा सॉल्ट है, ये चलो ये कहीं हीट तो करने पे डिकम्पोज तो नहीं हो रहा, कहीं एसिड के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। समझ रहा हो? हर चीज पे ध्यान देना होगा। ये इस चैप्टर में ही है ऐसा, आगे लाइफ इजी है। हाँ इस बारे आगे लाइफ इजी है, मतलब अगर ये हो गया तो नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। नोट कर लो, ये हो गया, हटा दे। ठीक है, वेरी गुड। So, ये नोट्स अच्छे से आप रखना, और अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले देखो 2 टाइप के सवाल बनेंगे। केस 1, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए नोट जरूर कर लेना, ठीक है। क्या है केस 1? इफ n फैक्टर ऑफ कॉमन स्पीशीज इज सेम on in both reactions, अब देखो हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ रहे हैं। 2 केसेस में पढ़ रहे हैं, जब n फैक्टर क्या है, कनेक्टिंग स्पीशीज का सेम है बोथ रिएक्शंस। मतलब देखो इसका क्या मतलब, a plus b gives c plus d है ना, और मान लो b plus e gives something। तो b यहाँ पे अगर जो n फैक्टर है वही n फैक्टर b का क्या हो, यहाँ पे हो, है ना। 2 बैक टू बैक रिएक्शन हुई जिसमें यहाँ जो b का n फैक्टर है वही b का n फैक्टर यहाँ भी हो, तब का केस है ये। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो ऐसा भी हो सकता था इस रिएक्शन में n फैक्टर कुछ और है और इसका b का यहाँ पे n फैक्टर कुछ और है, ये तो हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन कितने h दिए या OH दिए। बट हम क्या बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं जितना n फैक्टर यहाँ b का उतना ही नेक्स्ट रिएक्शन में भी होगा। तब क्या, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये n फैक्टर दोनों सेम है तो जितने इक्विवेलेंट इसके उतने इक्विवेलेंट इसके उतने इतने, और उसी नेक्स्ट में भी इसके भी बराबर ही है और इसके भी बराबर ही है। समझ, सब इक्विवेलेंट इक्वेट हो जाएंगे आपस में।
मतलब देखो क्या देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो A प्लस बी गिव्स, क्या बोला मैंने, C, है ना, और दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, C प्लस D गिव्स, क्या बोला, E, है ना। यहाँ n फैक्टर मान लो A का, सॉरी कनेक्टिंग स्पीशीज कौन सी है, C है ना, तो C का n फैक्टर मान लो यहाँ पे NFC है, और यहाँ पे NFC, यहाँ पे भी NFC रहा, n फैक्टर मान लो यहाँ NFC हटा देते हैं, NF है, और यहाँ पे भी n फैक्टर क्या है, C का NF, मतलब यहाँ पे वैल्यू मान लो 1 है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, सेम है 1, या वहां 2 था तो यहाँ भी क्या हो गया 2, तो मतलब कनेक्टिंग कॉमन स्पीशीज कौन है यहाँ, C, उस कॉमन स्पीशीज का n फैक्टर क्या है, सेम है ना। तब क्या करेंगे, देन वी कैन से दैट मिली इक्विवेलेंस ऑफ A will also be equal to मिली इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, E, मतलब इसके मिली इक्विवेलेंस दोनों किसके बराबर हो गए, प्रोडक्ट के मिली इक्विवेलेंस इसके भी बराबर हो गए, मतलब जबकि A इसके, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है रिएक्शन का, है ना, बट फिर भी A और E का रिलेशन बैठ गया, क्यों, क्योंकि जो कनेक्टिंग स्पीशीज है उसका n फैक्टर सेम निकला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो, ये केस 1 का कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, आप नोट करो, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, 4:30। अच्छा वेरी गुड, 440 पहले बोला, फिर तुमने देखा मैं चेक करने आ रहा था, नहीं 4:30 बोला। क्या बुला रहा है तुमको शाहरुख, कुछ बुक्स में सेकंड केस गलत दिया हुआ है, केस 1 तो ठीक है, केस 2 गलत दिया होता है, जो हम आगे अभी देखेंगे, तो इसलिए वो जो है आप किसी और बुक से नहीं करोगे, वो सब गलत सलत बता रहे हैं, मैंने देखा था कुछ जगह केस 2 एकदम ही गलत दिया हुआ है, वो केस 1 जैसे ही बता रहे हैं। Find weight of NaOH initially taken. Initially taken. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। Certain amount of NaOH is dissolved in water and reacts completely with H2SO4. The Na2SO4 formed is separated and mixed with excess amount of BaCl2, and then weight of BaSO4 precipitate is observed to be 2 gram. Find the weight of NaOH initially taken. ठीक है, अब जरा 2 मिनट पढ़ो और सोचो, खुद सोचो कौन से रूल्स पे ये अप्लाई हो रहा है, कौन से पार्ट से हमने दे दिया ये क्वेश्चन आपको, और कैसे अप्रोच करेंगे इसको। ठीक है, केस 1 का क्वेश्चन है, हमने जो केस 1 पढ़ा है आपको उसी पे क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ कहीं हमने ये आपको हिंट दे दिया कि एन फैक्टर ऑफ कनेक्टिंग स्पीशीज क्या होने वाला है, कॉमन। सो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शंस। क्या दिया हुआ है, NaOH की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बोलो। NaOH को पहले पानी में मिलाएंगे, मतलब एक्वस NaOH किया गया है कि नहीं, एंड देन रिएक्टेड विद H2SO4, ये जो रिएक्शन होगी Na2SO4 एंड वाटर, आया ना, देख लो एक बार। हाँ सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, वही तो किया है।
ये पहली लाइन तो यही कह रही है और कुछ नहीं कह रही, बहुत आसान। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? The Na2SO4 formed is separated. Na2SO4 क्या हो गया? जो है उसको सेपरेट किया। क्या ये सॉल्युबल है? हाँ है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट है, इधर से आया, इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद उठा लिया एंड देन मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड एक्सेस में डाला तो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है Ba2SO4, सॉरी BaSO4। बताया था ना ये व्हाइट पीपीटी होता है, कर्डी व्हाइट पीपीटी, अभी बताया। हाँ। ये बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl, 2NaCl। देख लो यहां तक कोई दिक्कत? देख लो, कोई डाउट? बैलेंस्ड इक्वेशन सही है। अब क्या पूछा है? फाइंड वेट ऑफ NaOH इनिशियल रिएक्शन। अच्छा मतलब किसका डेटा दिया हुआ है? BaSO4 का डेटा दिया हुआ है और किसका डेटा पूछा है? NaOH। ये तभी पॉसिबल है जब इसके मिली इक्विवेलेंट इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो। Na2SO4 के हाँ या ना, ये बताओ पहले। हाँ। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब इसका n फैक्टर यहाँ पे, सॉरी Na2SO4 का जो n फैक्टर यहाँ पे है वही n फैक्टर यहाँ कनेक्टिंग स्पीशीज इसका भी, क्योंकि कनेक्टिंग स्पीशीज देखो पहले तो ये क्या है ऐसा चेक करो। n फैक्टर यहाँ पे कितना है? 2 है। कितना है? 2। और यहाँ पे भी n फैक्टर 2, क्योंकि 2 मोल सोडियम को डिस्प्लेस किया गया बाहर, है ना? यहाँ सल्फेट क्या हो गया? इसके n फैक्टर 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एक Na निकला होता तो अलग बात है, 2 मोल Na निकल गया तो n फैक्टर 2 हो गया। यानी कि ये केस 1 बन गया। हम बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस n फैक्टर इस दोनों कनेक्टिंग स्पीशीज का बराबर है तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BaSO4, है ना? 2 ग्राम। अरे मिली इक्विवेलेंट 2 ग्राम मतलब वेट अपॉन मोलर मास ऑफ BaSO4 इनटू n फैक्टर इनटू 1000 ऑफ BaSO4 शुड बी इक्वल टू, हमें इसका क्या निकालना है? वेट। इसका भी वेट अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH इनटू n फैक्टर इनटू 1000 आया ना? ये डेटा किसका? लेकिन ये साइड पे NaOH का है ना, और ये साइड पे किसका डेटा? BaSO4 का है ना? डाल देना, आ जाएगा आंसर। अरे मोलर मास NaOH का निकाल ही लोगे, BaSO4 का भी मोलर मास निकाल ही लोगे, वो तो आता ही है, सिखाया हुआ है। W दे रखा है 2, n फैक्टर भी 2, इधर n फैक्टर 1, NaOH का n फैक्टर क्या होगा? 1 होगा 2 होगा? 2 होगा ना, या 1 होगा? बोलो। NaOH ने कितने OH पर मॉलिक्यूल दिए? 1। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो गया? 1। अरे इसका n फैक्टर 2 क्यों आया? नेट चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन ना, सॉल्ट में पड़ा था n फैक्टर। हाँ, और यहाँ पे n फैक्टर कितने OH दे रहा है पर मॉलिक्यूल? कितना दे रहा है? 1। तो n फैक्टर 1, तो यहाँ n फैक्टर 1 लेंगे और यहाँ n फैक्टर 2 लेंगे, आया ना? बस लाइफ सेट है। अब कुछ बचा नहीं, वैल्यू डाल दो, यहाँ n फैक्टर 1 डालो, यहाँ n फैक्टर 2 डालो, W यहाँ 2 डालो, इसका मोलर मास जो भी आता है वो डालो, इसका मास निकालना है। W हमें ये वाला निकालना है NaOH का, राइट? उसका दिया है। NaOH का कहाँ दिया है? नहीं BaSO4 का। हाँ, इसका दे रखा है 2 ग्राम, 2 दिया है। और मोलर मास तो निकालने सब आ गया, सब तो बस W निकाल लेना। मैं फाइनल आंसर जो तुम्हारा आएगा वो, मतलब मेरे पास जो है 160/233 ग्राम लिखा, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते। ये किसका आ गया? NaOH का मास। इजी है कि टफ है? बहुत आसान है। हाँ मतलब आपको ये सवाल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना आना चाहिए, बस कुछ है नहीं, बस वो रूल्स अप्लाई करो और अंत में क्या लगा दो? मिली इक्विवेलेंट्स, हो गया लाइफ आसान। बट वो रूल्स आने चाहिए बस, और मिली इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले पता ही आपको, कुछ है ही नहीं। और इसी पे लोग हल्ला मचा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत से उसको कोचिंग्स में ये ढंग से बताया नहीं जाता, या बहुत से मैंने देखा है सबकी हालत इसमें खराब होती है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स वगैरह। सो वी जस्ट अप्लाइंग ऑलवेज लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, ये लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ही है जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, बस हो गया। तो ये केस 1 पे न्यूमेरिकल करा दिया, नोट कर लो। तो केस 2 देखते हैं अब। इफ n फैक्टर ऑफ कॉमन स्पीशीज, जो भी कनेक्टिंग स्पीशीज है वो अलग आ गए दोनों रिएक्शंस में, तब वील अप्लाई विच स्टेप, विच मेथड? स्टेप मिली इक्विवेलेंट मेथड। ये क्या कहता है? देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 4C है और ये 3C है, मतलब ये कनेक्टिंग स्पीशीज है ना, C जो है वो कनेक्टिंग स्पीशीज है। मान लो यहाँ n फैक्टर इसका कुछ है NF1 और इसका n फैक्टर यहाँ पे NF2, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों n फैक्टर बराबर नहीं हुए,
तब हम केस 1 नहीं अप्लाई कर सकते, फिर हमें केस 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। और केस 2 को कैसे अप्लाई करेंगे बताओ, अब अलग अलग करेंगे। बताओ पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, सी, हाँ या ना, यस और नो। अरे अरे एफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि एन फैक्टर अलग अलग है। अगर एन फैक्टर सेम होते तो हम बोलते मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए और मिली इक्विवेलेंस ऑफ एफ सेम है, केस 1 हो जाता वो। अच्छा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए और एफ बराबर अगर हो जाए मतलब एन फैक्टर तो कनेक्टिंग स्पीशीज का सेम है, फिर वो केस 1 हो गया। तो क्या है, तो एन फैक्टर इतना है, अगर ये दोनों हाँ कनेक्टिंग स्पीशीज का, हाँ बिल्कुल कनेक्टिंग स्पीशीज का एन फैक्टर पहले चेक करो। अगर वो सेम है तो केस 1 हो गया, वरना केस 2 जो भी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ एफ, क्योंकि ये एन फैक्टर अलग है तो मिली इक्विवेलेंस भी अलग होंगे, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में इसको सॉल्व, इसलिए बोले स्टेप मिली इक्विवेलेंट मतलब 2 स्टेप में करो। इस वाली इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ एफ इस रिएक्शन में, हाँ या ना बोलो। हाँ ठीक है, पक्का क्लियर। तो सी और एफ कैसे, अच्छा ये नीचे वाला, हाँ ये नीचे वाला अलग है, हाँ। वो वाला अलग सी है। अब वही सी यहाँ पे, पर इसका एन फैक्टर बदल चुका है, ठीक है ना। ये 2 अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे हम और फिर सॉल्व करेंगे, तब आएगा आंसर, क्लियर। तो ये इस तरह से किया जाएगा, नोट कर लो। मतलब पहले ए का डेटा दिया होगा, सी निकाल लेंगे और सी का जो निकला उससे एफ निकाल लेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन। बट एन फैक्टर वहां जो यूज किया और यहां जो यूज किया अलग अलग, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे आप बस ये लिख के रख लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर एंड करते हैं आज के लिए। मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, व्हाट वेट ऑफ Na2C2O4 is completely oxidized by 100 ml of 0.1 molar KMnO4 in acidic medium if the product is CO2, if the products are CO2, Mn2 plus and so on, dot. ठीक है, हाँ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोल रहे हैं, व्हाट वेट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ml of 0.1 मोलर पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम इफ द प्रोडक्ट्स से हमें कोई मतलब नहीं, हमें रिएक्टेंट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा किसका दिया है, इस रिएक्टेंट का, और इस रिएक्टेंट का डेटा पूछा है, तो प्रोडक्ट कुछ भी अपने को क्या मतलब है। बताओ कैसे करेंगे, ये तो केस 1 का ही सवाल है, बहुत इजी है। क्या है बताओ, Na2CO4 प्लस क्या KMnO4 क्या दे रहा है, CO2 प्लस क्या Mn2 प्लस एंड सो ऑन, है ना, सही है ना। तो यहाँ एन फैक्टर कितना है, पहले एन फैक्टर निकाल के रख लो सबके। यहाँ तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं, केस 1 केस 2 भी नहीं है, तो सिंपली लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस लगाना है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग स्पीड 2 रिएक्शंस छोड़ना नहीं है, वो तो तब लगाते हैं जब 2। बताओ एन फैक्टर यहाँ पे कितना एन फैक्टर है, 2, यहाँ एन फैक्टर 5, कैसे Mn यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस, याद रखना Mn के यहाँ पे क्या नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर 7, और 7 से कितने पे जा रहा है 2, तो चेंज कितने का हुआ 5, ठीक है, एन फैक्टर 5। और यहाँ सॉल्ट का होता है आयरन नेट चार्ज ऑन कैटायन और आयन, तो 2, तो ये एन फैक्टर 2। अब हमें कुछ करना नहीं, हमें पता है कि भाई रिएक्शन अगर हो रही है दोनों में कंप्लीटली, तो मिली इक्विवेलेंस किसके, Na2C2O4 ये किसके बराबर होंगे, KMnO4 के, है ना। रिएक्शन में क्या होंगे, इतने दोनों के सेम मिली इक्विवेलेंस रिएक्ट किए होंगे ना,
समझ में आ रहा है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेट हमें निकालना है किसका, Na2, मान लो वेट W है और इसका मोलर मास कितना होता है Na2CO4 का 134 इनटू n फैक्टर कितना है 2 इनटू 1000, ये हो गया मिली इक्विवेलेंस का फार्मूला, वेट अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर इनटू 1000 इज इक्वल टू इसका क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है, मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 इनटू n फैक्टर, सॉरी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर में है ना, तो मिली इक्विवेलेंस है ना, इसलिए मिलीलीटर में डालना है 100 इनटू n फैक्टर कितना है 5। इजी लाइफ। बस अब आ जाएगा W, इससे W आना चाहिए, देख लेना क्या आता है ग्राम से। तो यानी कि वेट ऑफ सोडियम ऑक्सीलेट निकल जाएगा। आसान है कि टफ? आसान है। इसमें तो ना केस 1 लगा ना केस 2, ये तो डायरेक्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, केस 1 वगैरह के क्वेश्चन ले लेंगे और फिर आगे खत्म कर देंगे इस टॉपिक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंस वाला, ठीक है? उसमें आईटी का क्वेश्चन ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर एंजॉय करो।